दोस्तों, अगर आपने शोले मूवी देखी होगी तो आपको मूवी का वो सीन जरूर याद होगा जब मूवी में रहीम चाचा का किरदार निभा रहे A.K. हंगल साहब के फिल्म में बने बेटे को गब्बर मार देता है तो वो उनकी लाश को देखकर बोलते हैं, जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा बोझ एक बाप के कंधे पर उसके बेटे का जनाजा होता है। इससे भारी बोझ कोई नहीं है। और ये बात सच भी है कि एक बाप के लिए सबसे बड़ा बोझ अपने ही कंधे पर अपने बेटे का जनाजा उठाना होता है। लेकिन आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं, इस कहानी में इसके साफ उल्टा होता है और एक बाप अपने ही हाथों से अपने 20 साल के बेटे को मारकर कई टुकड़ों में काट देता है, जिससे शहर में कई जगह लाश के अलग अलग टुकड़े मिलते हैं। कहीं सर, कहीं पैर, कहीं हाथ तो कहीं धड़ मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक बाप अपने बेटे को मारने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है और पुलिस कातिल तक कैसे पहुंचे और इस केस का पूरा खुलासा कैसे हुआ, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 20 जुलाई 2022। गुजरात के अहमदाबाद के वासना इलाके में कुछ लोगों को कूड़े के ढेर पे एक बंद बोरी दिखाई देती है जिसपे बहुत सारी मक्खी बैठ रही थी। ये बोरी देखने के बाद लोगों को कुछ गड़बड़ लगता है और वो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को देते हैं। खबर मिलते ही पुलिस जब मौके पर पहुंचकर उस बोरी को खोलती है तो उसमें केवल इंसान का कटा हुआ धड़ था। मतलब कि न तो सर था, न दोनों पैर थे, न ही दोनों हाथ थे। इस हाल में इंसान का धड़ मिलने से पुलिस महकमा हरकत में आ जाती है और उन्हें लगने लगता है कि इसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है। पुलिस उस कटे हुए धड़ को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर देती है। लेकिन अभी एक दिन ही बीते थे कि पुलिस को अहमदाबाद के ही परिमल गार्डन के पास में 2 कटे हुए इंसानी पैर होने की खबर मिलती है। खबर मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंचकर उस कटे हुए पैर को भी कब्जे में ले लेती है। 2 दिन के अंदर 2 अलग अलग जगहों से इंसान के कटे हुए धड़ और पैर मिलने से पुलिस वाले का भी शक इस बात को लेकर गहरा हो जाता है कि हो न हो ये कटे हुए पैर और धड़ एक ही इंसान के हो। इसी शक के आधार पर पुलिस कटे हुए पैर और धड़ को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है तथा डीएनए टेस्ट भी कराती है ताकि पता चल सके ये पैर और धड़ एक ही इंसान के हैं। जांच में पता चलता है कि ये दोनों एक ही इंसान के हैं। लेकिन पुलिस को अब तक कटे हुए सर और हाथ अब तक नहीं मिले थे, इसलिए लाश की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके बाद अगले कुछ दिनों के अंदर पुलिस को गुजरात यूनिवर्सिटी के पास से इंसानी कटे हुए सिर और अहमदाबाद के ही जीवराज पार्क के पास इंसानी कटे हुए दोनों हाथ मिल जाते हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज लाश की पहचान करना और कातिल तक पहुंचना था। अब पुलिस कातिल का पता लगाने के लिए अपनी जांच तेज कर देती है और शव के मिलने वाली जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगती है। तभी पुलिस को परिमल गार्डन के पास जहां पर कटे हुए पैर मिले थे वहां पर लगे एक डॉक्टर हाउस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति अपने स्कूटर से थैले में कुछ फेंकते हुए नजर आता है और फेंक वहां से चला जाता है। यह थैला सेम वैसा ही था जैसा थैला में पुलिस को 2 कटे हुए टांग रखा हुआ मिला था। पुलिस को अब एक क्लू मिल चुका था। अब पुलिस इसी फुटेज और स्कूटी के नंबर के आधार पर शव फेंकने वाले के तलाश में लग जाती है। तलाशी के दौरान पुलिस को जल्द ही ये पता चल जाता है कि ये स्कूटी अहमदाबाद के अंबावाड़ी इलाके में रहने वाले 65 वर्षीय नीलेश जोशी का है। ये खबर मिलते ही पुलिस जल्द ही नीलेश जोशी के घर पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब नीलेश जोशी के घर पहुंचती तो घर में ताला लगा होता है। घर में ताला लगा हुआ देखकर पुलिस का शक नीलेश जोशी पर और गहरा हो जाता है। नीलेश जोशी के बिल्डिंग में छानबीन के दौरान पुलिस को बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरा से एक और फुटेज मिलता है जिसमें वही बुजुर्ग अपने स्कूटी पर बड़ा सा थैला रखते नजर आता है। ये फुटेज मिलने के बाद पुलिस का शक अब यकीन में बदल जाता है कि कातिल नीलेश जोशी ही है। अब पुलिस नीलेश जोशी की तलाश में लग जाती है और नीलेश जोशी के नंबर को सर्विलांस पर रखकर ट्रेस करती है। जल्द ही पुलिस को नीलेश जोशी का लोकेशन
मिल जाता है और इसी दौरान पुलिस को 23 जुलाई को सूचना मिलती है कि नीलेश जोशी रात 2 बजे अवध एक्सप्रेस में सवार होकर सूरत से निकल चुका है, जिसके बाद पुलिस द्वारा इसके सूचना रेलवे पुलिस को दे दी जाती है। अब रेलवे पुलिस नीलेश जोशी को पकड़ने में लग जाती है और जल्द ही नीलेश जोशी को रेलवे पुलिस द्वारा राजस्थान के सवाई माधोपुर के गंगापुर रेलवे स्टेशन पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद नीलेश जोशी से पूछताछ का दौर शुरू होता है। पूछताछ में बिना किसी जोर जबरदस्ती के नीलेश जोशी अपने बेटे की हत्या का गुनाह कबूल कर लेता है और हत्या के पीछे की पूरी कहानी बयां करता है। वैसे तो नीलेश जोशी हत्यारा था जो अपने बेटे का ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया था, लेकिन इस कत्ल की कहानी के पीछे नीलेश जोशी का बहुत दर्द छुपा हुआ था। दरअसल नीलेश जोशी अपने बयान में बताते हैं कि वो परिवहन विभाग से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं और अपनी पत्नी से अनबन होने के कारण पत्नी से पिछले 5-6 सालों से अलग ही अपने बेटे जिसकी हत्या की गई थी उसके साथ रह रहे थे, जिसका नाम स्वयं, उम्र 20 वर्ष थी, लेकिन पिछले 5 सालों से स्वयं शराब और ड्रग्स का आदी हो चुका था और अपने पिता के पैसों को नशे में उड़ाता था और अपने पिता को हमेशा पैसा देने के लिए तंग करता रहता था। पैसा नहीं देने पर वो अपने पिता से लड़ता रहता था और अपने ही पिता को मारने काटने की धमकी दिया करता था, जिस कारण स्वयं के पिता उसकी इस हरकत से काफी परेशान हो चुके थे। इस बीच 18 जुलाई 2022 को स्वयं रात भर घर के बाहर रहने के बाद सुबह नशे की हालत में घर पहुंचता है और करीब सुबह 5 बजे स्वयं अपने पिता से नशे के लिए पैसे मांगता है, लेकिन नीलेश जोशी अपने बेटे को पैसा देने से इनकार कर जाते हैं। इसके बाद स्वयं अपने पिता को मारने और काटने की बात करता है। नीलेश जोशी अपने बेटे से कहते हैं वो ऐसा करेगा तो पुलिस को बुलाकर वो उसे सलाखों के पीछे भेज देंगे, जिसके जवाब में स्वयं अपने पिता को कहता है कि आप पुलिस को बुलवाएगा तो मैं आपको भी काट दूंगा और पुलिस को भी काट दूंगा। उसके बाद स्वयं घर में तोड़फोड़ शुरू कर देता है और पिता को भी मारना शुरू कर देता है। अपने बेटे की इस हरकत को देखकर नीलेश जोशी अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर सके और गुस्से में आकर किचन में रखे मसाला कूटने वाले पत्थर से स्वयं के सर पर 7 से 8 बार वार कर देते हैं, जिस कारण स्वयं की मौके पर ही मौत हो जाती है। स्वयं की मौत के बाद नीलेश जोशी सुबह लगभग 10 बजे के आसपास कालूपुर मार्केट जाते हैं। वहां पहले वो एक मंदिर में जाकर लगभग 30 मिनट वहां पे बैठते हैं और अपने किए की ऊपर वाले से माफी मांगते हैं। मंदिर से निकलने के बाद नीलेश जोशी मार्केट से काला कलर का प्लास्टिक और इलेक्ट्रिक कटर मशीन खरीदते हैं। ये सब सामान खरीदने के बाद नीलेश जोशी वापस घर आते हैं और करीब दोपहर 12 बजे अपने बेटे के शव को बाथरूम के पास ले जाकर एक गद्दा बिछाकर उस पर शव रख देते हैं ताकि शव काटते समय खून बाहर ना जा सके। इसके बाद नीलेश जोशी अपने बेटे के शव को इलेक्ट्रिक कटर मशीन से शव के 6 टुकड़े करते हैं और 6 टुकड़े को 4 प्लास्टिक के थैली में पैक कर देते हैं। ये सब करने के बाद नीलेश जोशी का अगला टारगेट इन चारों शव के थैली को ऐसी जगह ठिकाने लगाना होता है जिससे वो पुलिस की पकड़ में न आ सके। इसी के बाद नीलेश जोशी शव के चारों थैलों को अलग अलग जगहों पर फेंकने का फैसला करते हैं और इसे शहर के 4 अलग अलग जगहों पर अगले 2 घंटे के अंदर अपनी स्कूटी के द्वारा फेंक देते हैं। नीलेश जोशी को शव के टुकड़े कर अलग फेंकने के पीछे ये मंशा थी कि वो पुलिस की पकड़ से बच जाएगा, लेकिन जैसे ही पुलिस को 20 जुलाई को कटे हुए धड़ मिलने का सूचना नीलेश जोशी को मिलती है, वो नेपाल भागने का प्लान कर लेता है। लेकिन वो नेपाल जाने से पहले एक बार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जाना चाहता था, फिर वहां से वो नेपाल भागना चाहता था। इसी प्लानिंग के तहत नीलेश जोशी अपने घर से बस द्वारा सूरत पहुंचता है, फिर वहां से अवध एक्सप्रेस में सवार होकर गोरखपुर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और स्कूटी के नंबर से खुलासा होने के बाद पुलिस उसे ट्रैक कर लेती है और रेलवे पुलिस द्वारा नीलेश जोशी को राजस्थान के सवाई माधोपुर में गंगापुर रेलवे स्टेशन पे अवध एक्सप्रेस ट्रेन से गोरखपुर जाने के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है।
इस खुलासे के बाद नीलेश जोशी को अपने बेटे के हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद नीलेश जोशी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समक्ष अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने के लिए जमानत का अनुरोध करते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट ने नीलेश जोशी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद नीलेश जोशी सेशन कोर्ट में एक आवेदन दायर करते हैं और अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए जमानत देने के लिए ये कहते हुए कोर्ट से मांग करते हैं कि उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है जो उनके बेटे का अंतिम संस्कार कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि नीलेश जोशी की पत्नी और बेटी जर्मनी में रहती हैं। नीलेश जोशी की बातों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि नीलेश जोशी ने जमानत के लिए एक वास्तविक कारण बताया है, इसलिए न्यायाधीश नीलेश जोशी को पुलिस सुरक्षा के साथ एक दिन के लिए शमशान घाट जाकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने की इजाजत दे देती हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक बात तो क्लियर है कि ये पूरा घटनाक्रम नशे की वजह से हुआ और ऐसे बहुत से परिवार हैं जो नशे के कारण बर्बाद हैं। तो नशे पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को नशा के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।